हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जिसमें हम अपनी दो अनुसूचित जनजातियां थारू और जौनसारी को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? अगर आप लोगों ने जनजाति पहले कभी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। नहीं पढ़ी है तो आज मैं आया हूं आपको पढ़ाने, पूरा ध्यान देना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खरवार। ठीक है। देखिए, जनजातियों के बारे में जानने से पहले उनके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। क्या जानना है कि 1965 में केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम था लोकर समिति, तथा ठीक 2 साल बाद यानी 1967 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें उत्तराखंड की 5 जनजातियों को एसटी या फिर आदिम का दर्जा प्रदान किया गया। तो क्या बोलना है आपने कि 1967 में लोकर समिति ने 5 जनजातियों को उत्तराखंड की क्या कर दिया, एसटी के बॉक्स में लॉक कर दिया। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब राजी, राजी को आप राजा जोड़ सकते हैं कि राजा को सबसे पहले क्या हुआ, आदिम जनजाति का दर्जा मिला। राजी को सबसे पहले आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ, तथा 1981 में भोटिया को क्या हुआ, आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है, तो थारू जनजाति की आबादी उत्तराखंड में सर्वाधिक है, तथा सबसे कम किसकी जनजाति की आबादी है, तो राजी की। यानी राजा वैसे भी कम होते हैं, प्रजा ज्यादा होती है, तो राजी सबसे कम है। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। जुलाई 2001 से उत्तराखंड की राज्य सेवाओं में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, जो 5 अनुसूचित जनजातियां कौन सी, थारू, जोनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी, इन्हें 4% आरक्षण राज्य सेवाओं में दिया जाने लगा है। ठीक है। अब करते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस जिले में रहती है, तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती है। अगर हम बात करेंगे सबसे कम अनुसूचित जनजाति की, तो वो रहती है कहाँ, रुद्रप्रयाग में। ये आपको ध्यान रखना है। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनता है, कैसे कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति या सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, तो प्रतिशत के आधार पर तो सेम ही रहेगा, उधम सिंह नगर। और कम क्या नाम पे आ जाएगी, प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत की जनजाति कहाँ रहती है, तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। अब 5 जनजातियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनके अलावा एक और जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है जिसका नाम है राठी जनजाति। और इस जनजाति के विकास के लिए 2016 में राठ विकास प्राधिकरण की भी स्थापना करी गई। ठीक है। अब आते हैं हम थारू जनजाति के ऊपर। थर थर कांपने वाली जनजाति थारू, इनके बारे में 2 कहानियां प्रसिद्ध है। क्या कि एक बार क्या हुआ, जिस जगह पर ये रहते थे, यानी राजस्थान वाला या मध्य प्रदेश वाला जो एरिया था, वहां ये रहा करते थे, तो वहां पर जब हमला हुआ वो दूसरे जगह का, तो ये थर थर कांपने लगे। इस वजह से इनका नाम थारू पड़ा। दूसरा कि ये थार प्रदेश से आए थे, इस वजह से इनका नाम थारू पड़ा। तो 2 चीजें आपको दोनों ही याद रखनी है। थारू जनजाति राज्य यानी उत्तराखंड की तो साथ साथ कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति तथा राज्य की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू है। और ये रहते कहाँ है, तो ये तराई भाबर क्षेत्र यानी उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये सबसे ज्यादा निवास करती है। इसके अलावा उत्तराखंड में तो थारू है सबसे अधिक मात्रा में। इसके अलावा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी ये रहते हैं। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो मुख्यतः उनका क्या काम होता है, तो या तो वो कृषक हो गए या पशुपालन करते हैं, और इस तरीके से ही अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है। अब हर जनजाति की किसी की कुछ विशेषता होती है, तो थारू जनजाति की भी कुछ विशेषता है। क्या, सबसे पहले तो ये अपने आप को किरात वंशज मानते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं, किरात वंशज मानते हैं, तथा महाराणा प्रताप का भी अपने आप को ये वंशज मानते हैं। कौन, थारू लोग। थारू लोग कद में छोटे होते हैं तथा मंगोल प्रजाति के निकट इनकी कदकाठी मानी जाती है, और इनकी जो नाक होती है, जो नासिका होती है, वो समतल होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही बनेगा, कैसे, किस जनजाति के लोगों की कदकाठी मंगोल प्रजाति के निकट है, या किस जनजाति के लोगों की नासिका समतल पाई जाती है, तो थारू। अब बताइए कि थारू की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो थारू जनजाति जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भी हम लोग काफी गोत्रों में बटे हुए हैं, तो उसी तरीके से थारू जनजाति भी काफी गोत्रों में बटी होती है। और उनके यहाँ पर गोत्र को क्या कहा जाता है, तो कुरी कहा जाता है। क्या कहता है, कुरी। और सबसे बड़ा गोत्र या सबसे बड़ी कुरी जो थारू जनजाति में होती है वो होती है बड़वायक गोत्र, या बड़वायक कुरी कहा जाता है उसे। और जो थारू जनजाति के पुरुष होते हैं वो हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में क्या रखते हैं, चोटी। जैसे हिंदू जाति में ब्राह्मण जो होते हैं वो चोटी रखते हैं, उसी तरीके से हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में थारू जनजाति के पुरुष क्या रखते हैं, चोटी रखते हैं। ठीक है। कुछ और चीज देखते हैं। ठीक है। थारू जनजाति के लोग अपने को वंशज मानते हैं, तो खसबंद, पवार, महाराणा प्रताप, बताया महाराणा प्रताप या किरात वंशज मानते हैं अपने आप को थारू जनजाति के लोग। थारू में विवाह विशेषता, विवाह विशेषता हर जनजाति में बहुत ही महत्व रखती है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है।
थारुओं में बदला विवाह काफी प्रचलन था पहले, और अब उसी की जगह तीन टिकटी प्रथा हो चुकी है। इस विवाह में क्या होता है कि एक दुल्हन उस घर जाती है, उसी से दूसरी दुल्हन इस घर आ जाती है। इसको आप साटा बाटा से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मध्यस्थ, यानी जिसे आप बिचौलिया भी कहते हैं। तो दो परिवारों के बीच में जो विवाह करवाता है या विवाह की मध्यस्थता करवाता है उसे मंजपतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंजपतिया। अब जब दो पक्ष मिलते हैं आपस में तो बात तय हो जाती है कि हाँ जी हमें लड़की पसंद है, हमें लड़का पसंद है। तो जब बात पक्की हो जाती है तो उसे कहा जाता है क्या? पक्की पौड़ी। और फिर जब सगाई होती है तो सगाई को क्या कहा जाता है? अपना पराया। तो आपको क्या रखना है कि बिचौलिए को कहा जाता है मंजपतिया। जब बात पक्की हो गई, विवाह तय हो गया कि हाँ जी विवाह करना है, तो वो हो गया पक्की पौड़ी। और जब सगाई हो गई तो उसे कहा गया अपना पराया। अब जब सगाई हो गई तो उसके कुछ समय बाद शादी की तिथि तय होती है, और जब शादी की तिथि तय होती है तो उसे कहा जाता है बात कट्टी, ठीक है। तीन चीजें हो गई, पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी। अब क्या होता है कि विवाह के बाद क्या होता है, जिसे पग फेरे भी हम कहते हैं कि विवाह के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आती है। उसके बाद जब हमेशा के लिए वो अपने पति के घर चली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चाला। क्या कहा जाता है? चाला। थारुओं में, थारुओं में विधवा विवाह भी काफी प्रचलित होता है। तो जो महिला होती है, जो स्त्री होती है जिसका विधवा विवाह किया जाता है, उसका जो पिता होता है वो अपनी जो बिरादरी होती है, अपने रिश्तेदारों को एक भोज कहता है जिसे कहते हैं लठ भरवा भोज। क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज भी कहा जाता है। भोज कहा जाता है किसे? विधवा विवाह के भोज को लठ भरवा भोज। अब महिलाओं को जो तलाक देने का अधिकार होता है वो जनजातियों में आप देखें अगर की तो महिलाओं को इतने अधिकार नहीं होते, लेकिन थारू जनजाति में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार होता है, और उसको ये कहते हैं क्या? उरारी। क्या कहते हैं? उरारी। अब देखिए, निम्न में से बदला विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो मैंने आपको बताया, तो किससे है? थारू जनजाति में होता है बदला विवाह, और ठीक है ना, या फिर तीन टिकटी विवाह। थारुओं की धार्मिक परंपरा, कुछ धार्मिक परंपरा भी होती है। तो थारू जनजाति का समाज कैसा होता है? मात्र सत्मात्मक होता है। धान की बुआई के बाद हरिया पूजा की जाती है, कुछ इस तरीके से होती है हरिया पूजा, आप इसे देख सकते हैं। नवरात्र में दशहरा पूजा होती है, वो तो लगभग सभी करते हैं, ठीक है। जनजाति के लोगों का इष्ट देवता खड़गा भूत और पछवा वन होता है, ठीक है ना। पछावन या खड़गा भूत इनका इष्ट देवता होता है, ठीक है। नगराई देवी की पूजा भी थारू लोगों द्वारा की जाती है। तो कौन कौन तीन देवता हो गए? कौन कौन से? खड़गा भूत, पछावन और नगराई देव की पूजा कौन करते हैं? थारू लोग होते हैं। छोटी माता या चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, जो छोटी माता होती है, स्मॉल पॉक्स भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये चेचक की जो बीमारी होती है, या फिर कह सकते हैं कि आप उस बीमारी को दूर करने के लिए या दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि वो बीमारी ना हो। उसके लिए किसकी पूजा करते हैं? तो शीतला देवी की पूजा करते हैं, ताकि मतलब आप इसे निमोनिक की तरह याद कर सकते हैं कि शीतल रखने के लिए, कि वो बीमारी शीतल रहे, कोई उग्र रूप ना ले, तो शीतला देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। पशुओं की रक्षा के लिए ढौर चांदी देवी की पूजा की जाती है। किसकी? ढौर चांदी देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। और फसल की रक्षा के लिए जगमथिया देवी की पूजा की जाती है। तो आपको ये दोनों याद रखनी की, पशुओं की रक्षा के लिए ढौर चांदी और फसल की रक्षा के लिए जगमथिया की देवी। शिकार की देवी में बागेश्वरी देवी की पूजा होती है, ठीक है। तो बाघ जो होता है वो शिकार करता है, तो ये तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। शिकार की देवी बागेश्वरी देवी, ठीक है। काली, भूमिया व कारो देवी देवताओं की पूजा भी कौन करते हैं? थारू लोग करते हैं। भूमिया देवता या बड़ा बाबा का चबूतरा थारू के घर के सामने होता है। जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो अपने घर के सामने एक चबूतरा बनाते हैं जिसको भूमिया देवता या बड़ा बाबा कहा जाता है, और वहां पर ही वो अपना पूजा करते हैं, अपनी बलि वगैरह जो उनके जानवर होते हैं उनकी बलि चढ़ाते हैं, ठीक है। थारू जनजाति की महिलाओं को तलाक देने का देर का क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, क्या कहते हैं? उरारी कहा जाता है, ठीक है। थारू जनजाति में त्योहार भी होते हैं, अलग अलग त्योहार होते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने आपको दिखा रखी है फोटो। थारू जनजाति के लोग प्रमुख त्योहार बजर है। कौन सा? बजर। और बजर त्योहार कब बनता है? बैसाख के महीने में, यानी अप्रैल के आसपास इस त्योहार को मनाया जाता है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं कौन? थारू। थर थर कांपने लगे और दिवाली नहीं मना पाए तो उसे शोक मना लिया। थारू जनजाति के लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य होता है थारू लोगों के द्वारा, ठीक है ना। खिचड़ी नृत्य, मतलब मान सकते हैं आपकी होली में कौन सा नृत्य हुआ? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी बनाई और खिचड़ी ही नृत्य किया। उजली होली या बैठकी होली थारू लोगों द्वारा खेली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थारू की राजनीतिक व्यवस्था होती है, हर बिरादरी, हर जनजाति में कुछ जो होती है राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। क्या? कि थारू की बिरादरी पंचायत में 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे? मुखिया, मुखिया के बाद बड़देर, बड़देर के बाद भले मानस और भले मानस के बाद चौकीदार। तो आपको याद रखना है, महतो, बड़देर,
भले मानस चौकीदार, महतो बड़देर भले मानस चौकीदार, महतो बड़देर भले मानस चौकीदार। आप कुछ 6 बार इसे ये रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। न्याय के लिए थारू में मध्य पंचगण की प्रथा की जाती है। कौन सी? मध्य पंचगण की प्रथा होती है। मध्य पंचगण मदिरा की चूंट के साथ तर्क वितर्क करते हैं, मतलब कुछ वाद विवाद होता है और ये होता है कि इससे न्याय मिल जाएगा। अपना कोई कह सकते हैं आप अपना तथ्य कोई साबित करता है और वो न्याय पा लेता है, ठीक है। तो क्या आपको लिखना कि बिरादरी पंचायत होती है और 4 स्टेप होते हैं, मुखिया या मुखिया चौधरी या फिर महतो, फिर बड़देर, भले मानस और चौकीदार अंत में। निम्न में से कौन सी जनजाति पितृसत्तात्मक नहीं है? थारू, जौनसारी, बुक्सा या राजी। तो मैंने आपको बताया कि थारू कैसी है? मात्र सत्तात्मक जनजाति है, ठीक है। अब थारू की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति की, ठीक है ना। तो कौन सी? दूसरी, राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति के बारे में। राज्य के दूसरे सबसे बड़ा जनजाति समूह तथा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह मैंने आपको बताया, ठीक है। जौनसार में बायथा एक प्रकार की झाड़ फूक की विधि होती है। जौनसारों में एक मतलब होता है ना कि कुछ तरीके से किसी को कोई बीमार हो गया तो उसको झाड़ फूक करके ठीक किया जाता है। तो जौनसारियों में भी एक बायथा प्रकार की एक विधि होती है जो झाड़ फूक की विधि होती है, ठीक है। फिर आते गणार प्रथा जौनसार में अपने शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कोई शत्रु परिवार है उसे आपने हानि पहुंचानी है तो गणार प्रथा करी जाती है, ठीक है। जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे माली कहते हैं, ठीक है ना। माली कहते हैं, मतलब ये मान सकते हो कि आप उसमें भूत प्रेत भगाने के लिए उसमें देवता है और वो मालिक बन गया है, तो मालिक का माली आप याद रख सकते हैं। यदि जौनसार में किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जाता है ना, जब होता है कि वो कहीं बाहर गया था उस पर कोई सी या फिर उसके किसी दुश्मन ने उस पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर दिया, तो उसको जब दूर करने के लिए जो विधि होती है वो उल्टाव विधि कही जाती है। मतलब जो उस पर टोना किया गया है, जो उस पर जादू किया गया है, उसको उल्टा करना है तो उल्टाव विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। जौनसार में ऊंझा विधि का प्रयोग, ठीक है ना। ऊंझा विधि भी होती है। क्या होती है ऊंझा विधि? तो ऊंझा विधि में किसी व्यक्ति की जो बीमारी होती है उसे दूर किया जाता है ऊंझा विधि द्वारा, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए जौनसारियों में सामाजिक व्यवस्था होती है। तो जौनसारी लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। इन लोगों में पहले ये भी हुआ करता था कि एक पत्नी और 5 भाई, 4 भाई होते थे, उनकी एक ही पत्नी हुआ करती थी। जिस तरीके से पांडवों की एक ही पत्नी थी, कौन? द्रौपदी या पांचाली, ठीक है। जौनसारी लोग मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण रूप है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि थारू लोग क्या है? मंगोल प्रजाति के निकट है, लेकिन जौनसारी मंगोल और डोम दोनों ही प्रजातियों का मिश्रण होते हैं, ठीक है। जौनसारी लोग जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? खसास, कारीगन और हरिजन खसास, ठीक है। बहुत बार हरिजन लिखते हैं, बहुत बार हरिजन खसास इसे लिखा जाता है। जौनसारियों का समाज क्या होता है? पितृ सत्तात्मक होता है। भले ही ये कुंती को अपनी देवी मानता है, लेकिन इनका जो समाज होता है वो पितृ सत्तात्मक ही होता है। अब जौनसारी जनजाति में विवाह की परंपरा है। तो जौनसारी लोगों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पांडवों ने पांचाली या द्रौपदी की शादी करी, इस तरीके से यहाँ पर भी होता था। वर्तमान समय में जौनसार में बाजदी, बेबाकी और बोई दोद की आदि विवाह प्रचलित है, ठीक है। बाज दिया जौनसारी का सबसे शान शौकत वाला, जैसे सबसे ज्यादा लाइमलाइट वाला जो विवाह होता है वो कौन सा होता है? बाज दिया, ठीक है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। विवाह के अवसर पर जौनसारी लोग पहले गाय को दहेज के रूप में देते थे। ये तो आप देखेंगे तो गढ़वाली जो लोग होते हैं उनमें भी होता है कि जब कन्या का विवाह होता है तो गाय दान में दी जाती है, तो गाय को दहेज के रूप में देते थे। जौनसारी लोग अविवाहित लड़की को ध्यांती कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यांती, जिसे गढ़वाली में ध्यानी कहते हैं, वैसे इसी जौनसारी जनजाति में ध्यांती कहा जाता है। और जब उसका विवाह हो जाता है तो वो लड़की ध्यांती से रयांती हो जाती है। विवाह से पहले क्या थी? दहयती, विवाह के बाद हो गई रयांती। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हारुल, मंगल, केदार, छाया व विरासु किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत है? तो हारुल, केदार, छाया, विरासु। तो हारुल से अगर आपको ध्यान जाएगा तो कौन सी है? ऑप्शन सी, जौनसारी। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना है। अब देखो वेशभूषा के बारे में कुछ बात करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो जौनसारी जनजाति की महिलाएं घाघरा पहनती है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। जौनसारी लोग ऊन से बने पैजामे को झंगोली कहते हैं और जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। डिगुबा का क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। टोपी को क्या कहा जाता है? डिगुबा। और जौनसारी लोग जो ऊन से बने पैजामे होते हैं जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है उसे झंगोली कहते हैं, ठीक है। अब जौनसारियों के कुछ देवता है, कुछ त्योहार है, वो देखते हैं। जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल हनोल, लाखा मंडल व कालसी है। ये देख सकते हैं आप, हनोल का मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जागड़ा महासू देवता का त्योहार है जो भादों के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादों के महीने में जागड़ा त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा जागड़ा त्योहार का संबंध किस देवता से है?
ठीक है, ऑप्शन में होंगे महासू और अलग अलग देवता होंगे। ठीक है, ये जागड़ा त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं। भैला तो हमारे गढ़वाल में खेला, ये उत्तराखंड में खेला ही जाता है दिवाली में, लेकिन जो जौनसारी लोग होते हैं दिवाली के अवसर पर क्या करते हैं? भैला नृत्य करते हैं। विजयदशमी को जौनसार में पायता कहा जाता है। पंचाई या दशहरा को यहाँ पांडवों का त्योहार तथा पांचों के रूप में मनाया जाता है। तो पायता और पांचों एक ही लगभग चीज, आप दोनों ही याद रखेंगे। क्या कहता है? विजयदशमी को पायता या फिर पांचों कहा जाता है। ठीक है, जौनसारी लोग जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। अठोई से 8 कर सकते हैं, अष्टमी भी 8 और अठोई भी 8। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? अठोई कहा जाता है जौनसारियों द्वारा। जौनसारी नुणाई त्योहार भेड़ पालकों का त्योहार है। तो कौन सा त्योहार है? नुणाई जो त्योहार है वो किसका त्योहार है? भेड़ पालकों का त्योहार माना जाता है नुणाई। बिरोली त्योहार जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला जौनसारियों द्वारा त्योहार कौन सा है? तो वो है बिरौली। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि संतान कल्याण के लिए जौनसारी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, जौनसारी लोग मरोद उत्सव मनाते हैं जिसमें बनने वाला मुख्य पकवान गीमा है। तो क्वेश्चन बनेगा, गीमा पकवान किस अवसर पर या किस उत्सव में मनाया जाता है, या किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, अब देखिए जौनसार में मेले लगते हैं, कुछ प्रमुख मेले हैं। सबसे पहले आता है मौड़ मेला। जौनसार में 2 तरह के मौड़ काफी प्रसिद्ध है, एक होता है मछ मौड़, एक होता है जत्रियाड़ो मौड़। मछ मौड़ में जो मछली होती है उसे पकड़ा जाता है किस तरीके से? तो जो टिमरू होता है, एक पेड़ होता है टिमरू, उसके पाउडर होता है, ठीक है ना, टिमरू के सूखे पाउडर को डाला जाता है जिससे मछलियां पकड़ी जाती है। या फिर बहुत बार क्या होता है, टिमरू ना होकर कुछ जड़ें होती है पेड़ों की जिसमें बेहोशी की दवा या बेहोशी वाले तत्व होते हैं, उसे पानी में घोला जाता है और उससे मच्छी बेहोश हो जाती है, मछली बेहोश हो जाती है और ये लोग पकड़ लेते हैं उसे। जत्रियाड़े मौड़ में खसों या पट्टी को लोग शक्ति प्रदर्शन करने के बाद किसी एक जगह इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही मौड़ किससे संबंधित है? जौनसारी से। मछ मौड़ और जत्रियाड़ो मौड़। इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि जत्रियाड़ो मौड़ किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर आता है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला जो जौनसारी का जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा मेला है और बैसाखी के समय पे ये मेला लगता है और करीबन 4 दिन तक यह मेला चलता है। ठीक है ना, और इस मेले में जो होता है कि जौनसार से में चावल से बने पापड़ को क्या कहते हैं? लाडू एवं शाकुली कहा जाता है, जो बिस्सू मेले में काफी बनाया जाता है। मतलब जो बैसाखी का त्योहार होता है उस समय पे जो लाडू या शाकुली बहुत ही मात्रा में बनाया जाता है। बिस्सू मेले का प्रारंभ चौलीथात से होता है। बिस्सू मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो जंगबाजी नृत्य किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बात करेंगे जौनसारी के लोक नृत्य के बारे में। तो हारुल नृत्य या परात नृत्य। देखिए हारुल तो अब सबको याद हो गया, अब आपको याद करना है परात नृत्य कहाँ होता है? जौनसार में। जौनसार में कुछ और नृत्य होते हैं जैसे अंडे कांडे, पौड़ाई, झेला, जंगबाजी और मरोज नृत्य आते हैं। तो मरोज, अभी आपने जंगबाजी देखा कब होता है? तो बैसाखी के उत्सव पे होता है। कौन सा? जंगबाजी नृत्य। पत्तेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन पुरुष लोग द्वारा किया जाता है। जैसे होली में थारू जनजाति द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है, उसी तरीके से दीपावली के दूसरे दिन जौनसारी द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य आप देखेंगे वारदा नाटी इनका लोक नृत्य है। हारुल, मांगल, केदार छाया, विरासु जौनसार के प्रमुख लोकगीत है, जैसा मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया भी। हारुल नृत्य में रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रमतुल्ला, क्वेश्चन इस तरीके से ही बनेगा, कैसे कि रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? हारुल नृत्य, अंडे कांडे नृत्य, जंगबाजी नृत्य या पत्तेबाजी नृत्य। 4 ऑप्शन, बच्चे कंफ्यूज, तो आपको ध्यान रखना है। तो हारुल हाथ में पकड़ा हुआ है क्या? रमतुल्ला। ठीक है, रमतुल्ला वाद्य यंत्र हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब जौनसारी में कुछ व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, जैसे हमने थारू में भी पढ़ा। तो जौनसारी जनजाति में 2 चीजें होती है, क्या? खुमरी, खतकुमरी, और उन्हीं से जुड़ी हुई 2 चीजें होती है, स्याणा और खत स्याणा। अगर आप एक छोटी बिरादरी की बात करें तो उसकी जो पंचायत होती है उसे कहा जाता है खुमरी, लेकिन जब बात गांव से ऊपर चली जाती है तो वो बन जाती है क्या? खत खुमरी। और जो खुमरी का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं स्याणा या फिर ग्राम स्याणा। लेकिन जो खत होती है, खत क्या होती है? 2 से 3 गांवों को मिलाकर बनती है। तो जब खत होती है, जो खत का जो मुखिया होगा उसे कहेंगे खत स्याणा। तो खुमरी, खत खुमरी, स्याणा, खत स्याणा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बिस्सू मेला कहाँ लगता है? तो बिस्सू मेला लगता है जौनसारी में। जंगबाजी नृत्य बिस्सू मेले में किया जाता है। अब जौनसार में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं तो उनके बारे में भी देखेंगे। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को कहा जाता है। जिस तरीके से गुलाब खिलता है, उन्होंने, गुलाब सिंह ने भी राजनीतिक जागरूकता को खिलाया। कहां पर खिलाया? जौनसार में खिलाया। आप इसे ध्यान रखेंगे। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम हुए। तो देखिए सबसे पहले जो
पंडिताई होती थी, या फिर कह सकते हैं आप सबसे पहले जो पढ़ने लिखने का काम होता था वो पंडित ही क्या करते थे। तो पंडित शिवनाम सबसे पहले कवि हुए, कहां से? जौनसार से। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार बाबर को जौनसार का फादर ऑफ जौनसार बाबर कहा जाता है। तो हम भाव से कह रहे हैं किसे? फादर ऑफ जौनसार, बहुत ही अपने भाव से कह रहे हैं किसे? भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार। जौनसार के आधुनिक कवि रत्न सिंह जौनसारी है। तो रतन नहीं, रतन लगाया आपने, आपने रत्न की कोई अंगूठी पहनी, थोड़े से आप आधुनिक हो गए, थोड़े से आप ऊपर चले गए। तो रत्न सिंह जौनसारी जौनसार के आधुनिक कवि। देविका चौहान व कृपाराम जोशी जौनसार के समाज सेवी है। तो कृपा कर रहे हैं तो समाज सेवी होंगे, और देवी है तो वो भी कृपा करेंगे। देवी और कृपा क्या है? समाज सेवी है। इसको भी आप निमोनिक से याद रख सकते हैं। जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती है। ठीक है, तो आप इसको तो याद रखेंगे ही। और 2017 में इन्हें लोक कला रत्न सम्मान भी मिला है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, इसकी निमोनिक आप अगर बना सके तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मनोज सागर एक जौनसारी गायक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब वीर केसरी चंद जौनसारी जनजाति के सबसे प्रमुख व्यक्ति, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो वीर केसरी का जन्म चक्राता के क्यावा गांव में हुआ था। ठीक है, और जौनसार का वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज थी उसके सिपाही थे कौन? वीर केसरी चंद। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी सुनाई गई थी, जिस वजह से आज भी चौलीथात में हर साल 3 मई को मेला लगता है। जो वीर केसरी चंद थे उन्होंने इम्फाल युद्ध में भी भाग लिया था, तथा इनके ऊपर या कह सकते हैं इनकी जो जीवनी है उनके ऊपर एक किताब लिखी गई, कौन सी? वीर केसरी। और उसके रचनाकार कौन है? पंडित शिवराम। ठीक है, कुमाऊं के वो सॉरी जौनसार के प्रथम कवि। इनकी एक रचना है कौन सी? वीर केसरी चंद या वीर केसरी। ठीक है, ये थी कुमाऊं के बारे में, वो जौनसार के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी नाम से ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।